स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अमेरिका की संघीय प्रणाली या अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था। अनेक स्वतंत्र राज्य अपने कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपस में मिलकर एक संघ बनाते हैं। उद्देश्य सुरक्षा का भी हो सकता है, आर्थिक विकास का भी हो सकता है, सांस्कृतिक एकता का भी हो सकता है। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब अनेक राज्य मिलकर आपस में संघ बना लेते हैं तो ऐसी प्रणालियों को संघीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने अपनी आज़ादी के बाद वहाँ 13 राज्यों ने मिलकर फिलाडेल्फिया सम्मेलन में यह तय किया कि अपन आपस में मिलकर एक संघ बनाएंगे और उसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका रखा गया। उसके बाद अमेरिकी संघ में राज्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और वर्तमान में जो है अमेरिकी संघ में कुल 50 राज्य या इकाइयाँ हैं। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है और उस संविधान के द्वारा अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना है वो की गई, इसलिए अमेरिका को विश्व का पहला संघ है वो माना जाता है। और जिस सिद्धांत के आधार पर संघीय प्रणाली की स्थापना होती है उस सिद्धांत को संघवाद का सिद्धांत कहा जाता है और अमेरिका की संघीय प्रणाली संघवाद के सभी सिद्धांतों और अनिवार्यताओं को पूरा करती है। इसी कारण अमेरिकी संघ को केसी वियर ने आदर्श संघ की संज्ञा है वो दी है। ये स्क्रीन पर अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज है। इस राष्ट्रीय ध्वज में जो स्टार बने हुए हैं इनकी संख्या 50 है और प्रत्येक स्टार या सितारा जो है वो अमेरिका के एक राज्य या संघ की एक इकाई का प्रतिनिधित्व है वो करता है। आइए अब आगे अमेरिकी संघीय प्रणाली की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पर अपन चर्चा है वो करेंगे। अमेरिकी संघीय प्रणाली की सबसे प्रमुख और पहली विशेषता है लिखित और कठोर संविधान। संघीय शासन प्रणालियों के लिए यह आवश्यक है कि संविधान लिखित हो और कठोर भी हो, क्योंकि संघ का निर्माण विभिन्न राज्य आपस में मिलकर करते हैं और संघ के निर्माण के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो संविधान में लिखी होनी आवश्यक है वो होती है। इसलिए संविधान का लिखित होना भी ज़रूरी है और संविधान का कठोर होना भी ज़रूरी है। यदि संविधान कठोर नहीं होगा तो उसमें आसानी से कोई भी संशोधन या परिवर्तन कर लेगा जिससे संघ के टूटने का खतरा बना रहता है। इसलिए संघीय संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो, इसलिए संघीय संविधानों को प्राय कठोर है वो बनाया जाता है। अमेरिकी संविधान लिखित भी है और कठोर भी है। संघीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघीय शासन प्रणालियों में शासन की शक्तियाँ जो है वो विभाजित होती हैं संघ सरकार और राज्य सरकारों में, और ये जो शक्तियों का जो विभाजन है ये संविधान के द्वारा स्पष्ट तौर पर वो किया जाता है। अमेरिका में शक्तियों का जो विभाजन है वह गणना व अवशेष के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार वहाँ संघ सरकार की शक्तियाँ संविधान में लिख दी गई है या गिना दी गई हैं और शेष शक्तियाँ जो हैं वो वहाँ राज्यों को या राज्य सरकारों को है वो प्राप्त है। इस दृष्टि से अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को नहीं बल्कि राज्यों को प्राप्त है। अमेरिकी संविधान या संघीय शासन प्रणाली की अगली जो विशेषता है वह है सर्वोच्च न्यायालय।
संघीय शासन प्रणालियों में सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक होता है, क्योंकि संघीय शासन प्रणालियों में शक्तियों के प्रयोग को लेकर संघ और राज्यों में या विभिन्न राज्यों में विवाद है वो उत्पन्न होने स्वाभाविक है, और इन विवादों के निष्पक्ष समाधान के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए अमेरिका में संविधान के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान की गई है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है उच्च सदन में इकाइयों यानी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। ये माना जाता है कि संघीय शासन प्रणाली में संघीय शासन में संसद का उच्च सदन है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए संघीय शासन प्रणाली में संघ की दृष्टि में सभी राज्य समान होते हैं, इसलिए राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अमेरिका में सिद्धांत का पालन किया गया है। वहाँ प्रत्येक राज्य को, चाहे वो कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, अमेरिका के उच्च सदन जिसे सीनेट कहा जाता है उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधि यानी प्रत्येक राज्य को 2-2 सदस्य सीनेट यानी अमेरिका के उच्च सदन में भेजने का अधिकार है। चूँकि अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य 2-2 सदस्य सीनेट में चुनकर भेजता है, तो अमेरिका में सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है। अगली विशेषता है अमेरिकी संघीय प्रणाली की, वह है दोहरी नागरिकता। अमेरिकी संघ में वहाँ प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। एक नागरिकता उसे उस राज्य की प्राप्त होती है जिसमें वह निवास करता है, और दूसरी नागरिकता उसे संपूर्ण अमेरिकी संघ की है वो प्राप्त होती है। भारत में संघीय प्रणाली है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया गया। यहाँ एकल नागरिकता कोई मान्यता है वो दी गई है। अमेरिकी संघीय प्रणाली की दूसरी विशेषता है दोहरा संविधान। अमेरिका में दोहरे संविधान की व्यवस्था है। वहाँ एक संघ का संविधान होता है, उसके बाद सभी राज्यों को अपना अलग संविधान रखने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन शर्त ये होती है कि राज्य का संविधान संघ के संविधान के विपरीत न हो। अगली विशेषता संविधान संशोधन में राज्यों की भागीदारी। चूँकि अमेरिकी संघ और अमेरिकी संविधान का निर्माण अमेरिका के सभी राज्यों ने मिलकर किया है, इसलिए स्वाभाविक स्थिति ये भी है कि यदि उस संविधान में संशोधन करना हो तो सभी राज्यों से भी है वो पूछा जाना चाहिए। इस दृष्टि से वहाँ संविधान में संशोधन केवल संघीय सरकार ही नहीं कर सकती, बल्कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की भी भागीदारी है वो होती है। यह अमेरिकी संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और एक संघीय लक्षण है। और एक आखिरी विशेषता है राज्यों की अखंडता। अमेरिकी संघ में वहाँ की संघीय सरकार वहाँ के किसी भी राज्य के न तो नाम बदल सकती है, न सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और न ही किसी राज्य का विभाजन कर सकती है। अर्थात अमेरिका का संविधान वहाँ राज्यों को उनकी अखंडता की गारंटी देता है, और यह अखंडता की गारंटी ही अमेरिकी संविधान का एक संघीय लक्षण है। अब अमेरिकी संघीय प्रणाली का एक और पक्ष है जिसे संघ के केंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। कई बार संविधानों का विकास संविधान निर्माताओं के द्वारा सोची की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने वहाँ राज्य सरकारों को अधिक शक्तियाँ प्रदान की और संघ सरकार को कम शक्तियाँ प्रदान की।
लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे राज्यों की शक्तियां निरंतर कम होती गई और संघ की शक्तियां निरंतर बढ़ती गई और राज्यों की शक्तियां धीरे धीरे संघ को हस्तांतरित है वो होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी संघ का एक ऐसा प्रतिमान उभर कर आया जिसमें संघ अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और राज्य कमज़ोर हो गए और पूरी तरह से संघ के अधीन हो गए। इसी प्रतिमान को संघ के केंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में संघ का ये जो केंद्रीकरण हुआ, इसके लिए कोई एक नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिनका उल्लेख अपन निम्न प्रकार से है वो कर रहे हैं। यानी अमेरिकी संघ के केंद्रीकरण के कारण। पहला कारण है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। अमेरिकी संविधान का जब निर्माण किया गया था उस समय अमेरिका की परिस्थितियां अलग थी। अब से लगभग 230 साल पहले अमेरिका का संविधान बना, तब से लेकर अब तक अमेरिका में व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है वो हुए। शहरीकरण, औद्योगिकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप अनेक और नवीन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं वो उत्पन्न हुई, जिनसे निपटना राज्य सरकारों की बस की बात नहीं रही। इसलिए इन नवीन चुनौतियों से निपटने के लिए संघ सरकार ने अनेक शक्तियां अपने हाथ में ली, जिसका राज्यों ने विरोध भी नहीं किया और जिसके परिणाम स्वरूप संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि है वो हुई। अमेरिका में संघीय सरकार के शक्तिशाली होने का दूसरा बड़ा जो कारण है वो माना जाता है निहित शक्तियों के सिद्धांत को। निहित शक्तियों का सिद्धांत क्या है? अमेरिका के संविधान के द्वारा संघ सरकार को जो मूल शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन मूल शक्तियों के प्रयोग के लिए जिन अन्य शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो और वो अन्य शक्तियां भले ही राज्यों को प्राप्त क्यों न हो, वे निहित शक्तियां कहलाती हैं और संघ सरकार इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। और अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय ने भी निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर दी है। इस प्रकार अमेरिका में निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण भी संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि है वो हुई है। अमेरिका में संघ के शक्तिशाली होने का अगला कारण है गृह युद्ध। अमेरिका में अनेक राज्यों ने संघ से अलग होने के लिए जो है वो गृह युद्ध किए। 1861-1865 में अमेरिका में भीषण गृह युद्ध हुए और ये गृह युद्ध अमेरिकी संघ को तोड़ भी सकते थे, लेकिन तब संघीय सरकार ने इन गृह युद्धों से निपटने के लिए अनेक विशेष शक्तियां अपने हाथ में ली, जिससे संघ की शक्तियों में वृद्धि है वो हुई। इस प्रकार अमेरिका में उत्पन्न हुए इन गृह युद्धों ने भी संघ को शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान दिया। संघ के शक्तिशाली होने का अगला कारण है आर्थिक सहायता और अनुदान। अमेरिका में संघ सरकार के राजस्व के स्रोत अधिक होते हैं और वह अपने अतिरिक्त राजस्व को राज्यों में आर्थिक सहायता और अनुदान के रूप में वितरित करती है और यह सहायता संघ अपनी शर्तों पर देती है और राज्य सरकारें संघ से ये आर्थिक सहायता और अनुदान पाने के लिए संघ की सभी शर्तों को मान लेती हैं और अपने आप को संघ के अधीन है वो बना लेती हैं। तो इस प्रकार अमेरिका में आर्थिक सहायता और अनुदान का ये जो प्रावधान है, इसके परिणाम स्वरूप भी संघ शक्तिशाली हुआ है और राज्य उसके अधीन है वो हो गए हैं। संघ के शक्तिशाली होने का अगला कारण है संघ के प्रति जनता की बढ़ती आस्था। जब अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ था उस समय जनता की आस्था का केंद्र राज्य हुआ करते थे, लेकिन राज्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे
और संघ सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया, समस्याओं का समाधान किया, इसलिए लोगों की आस्था है वो बदल गई और अब वहाँ लोगों की आस्था का केंद्र राज्य नहीं बल्कि संघ बन गए हैं। और किसी भी लोकतंत्र में जन भावनाओं के अनुसार कार्य होता है और वहाँ लोग ये चाहते हैं कि संघ शक्तिशाली हो, तो लोगों के इस बदले हुए दृष्टिकोण ने भी वहाँ संघ को है वो शक्तिशाली है वो बनाया है। संघ के शक्तिशाली होने का आखिरी कारण है बदलता वैश्विक परिवेश। 20वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में अनेक व्यापक परिवर्तन आए, जैसे विश्व युद्ध, साम्यवाद का प्रसार, शीत युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऐसी नई जो प्रवृत्तियां विश्व व्यवस्था में उभर कर आई, जिनके परिणाम स्वरूप विश्व व्यवस्था में अमेरिका को निर्णायक भूमिका का निर्वाह करना था। और अमेरिका निर्णायक भूमिका का निर्वाह तभी कर पाता जब संघ सरकार है वो शक्तिशाली होती। तो विश्व व्यवस्था में बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अमेरिका की निर्णायक भूमिका के कारण भी संघ की शक्तियों में वहाँ वृद्धि हुई, जिसे संपूर्ण अमेरिका की जनता ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बदले हुए वैश्विक परिवेश ने भी वहाँ संघ को है वो शक्तिशाली है वो बनाया है। तो ये थी अमेरिका की संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता और संघ के केंद्रीकरण के कारण। धन्यवाद।